इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं देखो दो चीज़ है। पहली बात है एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करना है, ये इस वीडियो में ही मैं सेकंड फेज में बताऊंगा। फर्स्ट फेज में आप जानोगे जो ब्राउज़र की पीडीएफ रिलीज की गई है, ठीक है, 100 पेज की पीडीएफ है। इसमें एमकॉम के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या जानकारी दी गई है, ये मैं पूरा फिल्टर करके आपको बता रहा हूँ। समझ में आ गई बात? यानी कि एमकॉम एंट्रेंस में फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक जो जानकारी आपको विश्वविद्यालय दे रहा है वो मैं इस वीडियो के तहत बताऊंगा ही। साथ साथ आपको जैसे पीवाईक्यू हो गया, कंटेंट हो गया, रिसोर्सेज हो गए, कैसे प्रिपरेशन करोगे, कौन सी बुक लोगे, लास्ट ईयर 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इस साल जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। तो ये वीडियो कहीं आपको इस तरह मिलेगी नहीं, क्योंकि ये याद रखिए मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो इस मकसद से बनाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि आपके सिलेक्शन की गारंटी कोचिंग नहीं देती है, आपकी सिलेक्शन की गारंटी गाइडेंस देता है। ठीक है, कि कैसा आपको गाइडेंस मिल रहा है वो आपके सिलेक्शन की गारंटी है। तो गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस या इसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आप अपना एमकॉम में प्रवेश प्रशस्त कराएंगे। सबसे पहले जो मेन चीज आती है, ठीक, वो आपकी आती है एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्टिंग। तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी का एमकॉम में एडमिशन के लिए। ठीक, तो एमकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप बीकॉम नहीं भी किए हो तो आपके पास बीएससी या बीएससी ऑनर्स आपका है तो आप एलिजिबल हैं एमकॉम एंट्रेंस देने के लिए। ठीक, क्लियर। तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए या तो आपके पास बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। ठीक, इसमें किसी प्रकार का जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया, आपको कहा गया कि केवल आप पास होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है। देखो कैसे भरना है, आप एक चीज ध्यान रखना, जब मतलब सब चीजें तो वही रहेगी, क्योंकि पूरी फॉर्म फिलिंग की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहली वीडियो की लिंक वही है, आप जाकर देखो। लेकिन मेन चीज क्या ध्यान रखना है, अभी सब ध्यान देना, एमकॉम का जब आप अपना फॉर्म भरो तो वहां क्या है, सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन बीकॉम किया, बीसी किया, जो भी किया आप उसको भर दोगे। इसके बाद अप्लाइड फॉर जो बात है ना, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर एमकॉम उसमें डाल देना, बस क्लियर हो जाता है, और बाकी कुछ भी तुमको नहीं करना है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि आप बीकॉम किए हो, ठीक है, और आपको जो है अब मान लो एमए करना है, एमएससी करना है, तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने का थोड़ा तरीका अलग है, जो कि आपको एमकॉम का ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। यानी बीकॉम किए हो तो एमकॉम का ही फॉर्म भरोगे, एमकॉम का एंट्रेंस दोगे। लेकिन आप जो नॉन सब्जेक्ट यानी थर्ड सब्जेक्ट में ऑप्शन आता है, उसमें अपना एमए का एमएससी का जो भी सब्जेक्ट का ऑप्शन वहां दे, आप उसे फिल करके भर देना। क्लियर हो गया? तब आप जो नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन आपका हो जाएगा। तो दो नॉन सब्जेक्ट को आप उसमें फिल करोगे। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा आगे अब बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सब मैंने स्टार्ट किया तो इसकी फीस भी बता दे रहा हूँ। आपका एमकॉम जो है पीजीटी फर्स्ट के तहत आता है। देखिए, अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जितने भी कोर्स ऑफर करता है, ठीक है, उनको 5 सूची में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर 50 से अधिक कोर्स है, 56 कोर्सेज लमसम है, 40 से अधिक डिपार्टमेंट है, तो उन 56 कोर्सेज को अलग 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 जो है सूची में विभक्त किया जाता है। पहली सूची में कुछ कोर्सेज होते हैं, सेकंड में कुछ होते हैं, थर्ड में कुछ होते हैं, फोर्थ में कुछ होते हैं, फिफ्थ में कुछ होते हैं। तो 1 से लेकर 4 जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, इनको बोला जाता है पीजीटी फर्स्ट। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये पीजीटी फर्स्ट है, और लिस्ट फिफ्थ को पीजीटी सेकंड बोला जाता है। तो ये जो आपका एमकॉम है ये पीजीटी फर्स्ट के तहत आता है, और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है। क्लियर हो गया? चलो, अभी आपको मैं ये तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बताई है, इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपकी एडमिशन फीस कितनी लगेगी। ठीक है, काउंसलिंग फीस आपकी कितनी लगेगी, तो उसको भी ध्यान से आपको सुनना है, अभी बताऊंगा आगे। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म की रिगार्डिंग मैंने ये सब बात कर ली है। अब आपको मैं बताता हूँ आपकी सीट्स कितनी है यूनिवर्सिटी में एमकॉम की। लास्ट ईयर 250 थी मेन कैंपस में, लेकिन अब घट गई है। मेन कैंपस में जो है एमकॉम की सीट जो है 150 है, 150। ठीक, 150 सीट है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसे दिमाग से ये वीडियो देखो। ठीक है, ये नहीं कि बस सुबह उठे पढ़ना चालू कर दिया एमकॉम का एंट्रेंस निकाल देंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए बच्चे कोचिंग करते करते पगला जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। और मैं बता रहा हूँ एमकॉम के हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के टॉपर हैं भैया, चैनल से जुड़े रहते हैं, लास्ट ईयर भी निकले थे, इस बार भी निकलेंगे, विश्वास है। लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ बस उठे चल दिए कर दिए, नहीं।
एक पूरी पूरी रोड मैप बना के तैयारी करोगे तब। क्योंकि देखो मैंने जितना एमकॉम का सिलेबस देखा है उससे मुझे एक चीज क्लियर है कि जो एमकॉम का सिलेबस है या एमकॉम का एंट्रेंस है, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पढ़ लोगे आप निकाल डालोगे, है ना, उसके भरोसे नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको अगर लगे कि आप बीकॉम फाइनल ईयर की जो नोट्स है बस उससे प्रिपेयर करके दन से एमकॉम का एंट्रेंस क्लियर कर दोगे, बहुत बड़े धोखे में आप। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करके एक जगह केंद्रित होकर ये वीडियो देखिए। चलो सीट मैं बता रहा था, एयू मेन कैंपस में 150 सीटें हैं। आईएसडीसी ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज, अब देखो एफिलिएटेड कॉलेज का बता रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस तथा इसके 4 एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एमकॉम करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो आईएसडीसी में 88 सीट है, सीएमपी एन चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। अब देखो मैं सबका पता बता दे रहा हूँ, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज ये आपका यहीं पे है, मेडिकल चौराहे पे, 100 सीट इसमें रहती हैं। ठीक है, आईएसडीसी ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज 88 सीट जो है आपका इसमें रहेगा ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज में। ठीक, जो कि आपका उधर पड़ता है यार, चलो ये सब पता होता रहेगा, मैं वो मतलब नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से। ठीक है, एसपीएम श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज 63 सीट इसमें रहती है। ठीक है, इसके बाद एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज 63 सीट इसमें रहती है। ये सब चीजें हो गई सीट का डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी कहाँ सीट है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको फॉर्म फिलिंग बता दिया है, सीट बता दिया है, एप्लीकेशन की डेट वगैरह आपको पता ही, 5 से 25 में ही आपको डेट रखी गई, इसमें भरिए, अंत समय में मत भरना। एक चीज ये भी याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर जो होता है आपको 3 सेंटर भरने को जब दिया जाता है, अगर आप फॉर्म जल्दी भरते हो, समय से पहले भरते हो, तो आप जिस एग्जाम सेंटर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, अगर उसमें 100 बच्चे भी नहीं पूरे हुए तो आपको वो सेंटर मिल जाता है। लेकिन अगर वहां 100 कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं तब आपको सेकंड आपकी जो प्रायोरिटी है उस सेंटर पे जो है रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश किया करिए। अब याद रखिए, एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है यानी कि एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आ जाएगा। तो आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है 15 से 20 जून के मध्य में, तो अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है, और कैसे रहता है अभी हम बताएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, जब एंट्रेंस दे लेते हो आप तो यहाँ पे कोई भी री इवेल्यूशन स्क्रूटनी यानी एग्जाम जो आप आंसर की बुकलेट है आप उस पर किसी प्रकार का री इवेल्यूशन पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी जो है बुकलेट आरटीआई के तहत यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत देख सकते हो। इसके लिए प्रोसेस होता है, 200 रुपए लगता है। आप प्रवेश भवन पे जाते हो और 200 रुपए जमा करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म एक होता है, लिखा जाता है कि मुझे अपना ये मैंने दिया है, ये मुझे देखना है फॉर्म, वो पूरा पूरा वो मैं बता दूंगा टाइम आने पर। इसमें क्या होता है, आपको इसकी डेट होती है, 200 रुपए तो दे दोगे ठीक है, लेकिन आपकी रिजल्ट आज निकला है तो आज से 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंतर्गत आप जाइए और आप अपना प्रवेश पे ये क्रियाकलाप करिए, तो फिर वो आपको कहेंगे कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में वो आपको फोन मैसेज करेंगे, तब आप जाएंगे, अपनी बुकलेट देखोगे, केवल देख सकते हो, बाकी उसमें कोई भी सुधार या किसी प्रकार का आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस देख सकते हो। ठीक है, और 6 महीने तक जो आपका जो डाटा रहता है यानी जो आपकी बुकलेट रहती है इसको सुरक्षित रखा जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो वो मैं भी जब आपको प्रिपरेशन बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है तो उसमें मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में आगे वाले फेज में आगे सिलेबस भी उसी में आपको समझाऊंगा। गैप ईयर डिडक्शन बता दे रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का गैप है तो 5% नंबर आपके एंट्रेंस में लाए गए नंबर से काट लिया जाता है। 300 का अगर एंट्रेंस है, 150 नंबर ला रहे हो, 200 नंबर ला रहे हो, तो अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 200 का 5% कटा देना। अगर 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा, 3 साल का तो 15%, इससे अधिक का है तो भी 15% नंबर आपको डिडक्ट होगा। इसे बोलते हैं प्रोविजन ऑफ गैप ईयर स्टूडेंट। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो एकदम करना है आपको, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। ठीक है, नहीं रहती, 2019 के बाद से खत्म है। डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी देखो, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको केवल 10th का 12th का ये सब मतलब लग रहा है तो वहां पे अपलोड करिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके बोला जा रहा है कि मतलब कोर्स के लिए वैलिड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वहां पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाना है। जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है और उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वहां पे 12th की मार्कशीट लगा देंगे। इस तरह करके करना है, फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड अभी करना है। ठीक है, फॉर्म अच्छे से भरिएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो है। लेकिन जब काउंसलिंग करोगे तो कुछ और डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग का आधार कार्ड, एबीसी आईडी ये सब बना लीजिएगा। एबीसी आईडी बना लिया करिए, नहीं तो बाद में लटकते हैं आप लोग। ठीक,
आधार कार्ड, एबीसी आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान रखना कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो है सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनवाएंगे। स्टेट ही रिलीज करती है उस चीज को, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट द्वारा ही रिलीज किया जाएगा। तहसीलदार, लेखपाल, आप जिससे ही बनवा रहे हैं बनवाइए, लेकिन आप उसको गूगल से निकाल लेना ईडब्ल्यूएस सेंट्रल सर्टिफिकेट, सेंट्रल फॉर्मेट। तो सेंट्रल के फॉर्मेट पे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट अपना ओबीसी, एससी, एसटी का बनवाएंगे, वो सब ये ध्यान देना कि आप लोग सेंट्रल का बनवाएंगे, ठीक है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा यूनिवर्सिटी में, स्टेट वाला लेके ना आइएगा, मतलब होगा सब ऑनलाइन, लेकिन बता दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद पीएच वाले बेटा देखो ध्यान दो, पीएच वाले बच्चे यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले, आप लोग याद रखना, पीएच वाले हैं, स्पोर्ट वाले हैं, इन सबकी सीटें आरक्षित होती हैं। और सब कैटेगरी वालों की, जैसे 27% ओबीसी की है, 10% ईडब्ल्यूएस की है ना, इस तरह कर करके एससी, एसटी सबकी रिजर्व होती है, उतनी आरक्षित सीट होती है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, पीएच वाले बच्चे जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, आप मान लो कि अपने फॉर्म में ये डाल देते हो कि हम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है, हमारा जो है हम है पीएच के अंतर्गत। अब आपका जब काउंसलिंग होगा तो पहली बात, अगर अच्छा नंबर आ गया तो आप सिंपल बच्चों में जो है क्वालिफाई कर जाओगे, आप अच्छे से आपका एडमिशन हो गया। मान लो कि आपकी कट ऑफ हाई चल रही है आपके कोर्स की और आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तब तक पीएच की नोटिफिकेशन आ गई, तब आप क्या करोगे, अपना, ठीक है, सीएमओ द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, आप उसको क्या करोगे, उसके तहत जाओगे विश्वविद्यालय, मेन कैंपस, कॉलेज, जहां पे भी, अगर कॉलेज वाले स्टार्ट कर दिया और कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है, कैंपस में जाते हो, कैंपस वालों का आ गया नोटिफिकेशन, तो कैंपस में जाओगे, अपना सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, और उसके बाद वो जो है मेडिकल बोर्ड की टीम बैठती है, वो आपको निरीक्षण करती है। एक चीज याद रखना, 40% से ज्यादा होना चाहिए और 70% से, मतलब देखो 40% से कम नहीं होना चाहिए, 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, जो है पीएच वैल्यू। क्लियर। अब एक चीज याद रखना, आप अपने एंट्रेंस में कितना नंबर लाते हो ये जरूरी नहीं रह जाता। जब आप पीएच के अंतर्गत जो है फाइट करते हो, तब आपका देखा जाता है कि किसकी पीएच सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा है, यानी सर्टिफिकेट वैल्यू वहां पे देखा जाता है, मतलब उसका वैल्यू ज्यादा होता है उस टाइम पे, ठीक है, कि जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यूएशन वहां पे हो जाता है, नंबर मायने नहीं रखता। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटे से रहेंगे उनका, कि वो कौन स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे है, कौन स्टेट पे, कौन नेशनल, कौन इंटरनेशनल, कौन कितना खेला हुआ है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन होगी और उसके आधार पर उन लोग की जो है मेरिट तैयार की जाती है। क्लियर हो गया, मतलब मानते हैं कि क्लियर ही हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं तुमको कट ऑफ फीस बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। 12 मिनट हो रहा है, लेकिन हाँ 15 मिनट में बात कंफर्म कर दे रहा हूँ। देखो, फीस मेन कैंपस की आप मान के चलो 6000 की लमसम लगेगी, 5834 पे लास्ट ईयर की लमसम लगी है, आप 6000 रुपया मान के चलो, ठीक है, कि एमकॉम की मेन कैंपस फीस 6000 में। और एडीसी की बात करें तो आप 11000 रुपये मान चलो, 10900 रुपये लगती थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार मान लो 100-200 इधर उधर, तो 10900 है, तो 11000 मान चलो। ये सब एक साल की फीस है, ठीक है, ये मत सोचना 6 महीना की है, नहीं, 1 साल की है। सीएमपी की 12000 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। एसपीएम की 10,500 रुपए रहेगी। तो मान चलो कि कुल मिलाकर 11 से लेकर 12,000 के बीच में कॉलेजेस की फीस हो जाएगी एमकॉम की, और 6,000 रुपए जो है कैंपस की फीस हो जाएगी। आईएसडीसी की फीस भी इसी के लमसम रहेगी, 11,000 10,500 इतना ही रहेगी, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में ज्यादा सोच नहीं, अभी मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो उतना जितना मैं बता रहा हूँ इतने में 190-200 तुम लोग ले आ लोगे आराम से, अगर मेहनत कर दोगे तो। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक। तो याद रखना कि 190 आपका टारगेट होना चाहिए, 180 190 अगर इतना लाओगे तो फर्स्ट कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में आराम से एडमिशन पाओगे और फिर ज्यादा झंझट नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने, मतलब अभी तक जो ये वीडियो का फर्स्ट फेज था, इसमें यानी कि 14 मिनट तक में मैंने आपको चीजें क्या क्या समझा दी है, फीस, सीट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ वगैरह सब चीज कि कहाँ कैसा क्या क्या है, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और सिलेबस में भी पीवाईक्यू और आपके फ्री स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, कैसे आप क्या करेंगे वो चीज हम समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज देखो ध्यान से देखने जा रहे हैं, ठीक। और बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न। इसमें सबसे पहले एग्जाम मोड ऑनलाइन ऑफलाइन आपका दोनों हो रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 2 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ साथ आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन एमकॉम एंट्रेंस सिलेबस से रहेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 150 गुणे 2, यानी कि 150 क्वेश्चन है 2 मार्क का, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स रहेगा। क्लियर हो गया इतना, जिसको कहीं नहीं दिक्कत है। इसके बाद देखिए, आपकी यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस का जो है बताया जा रहा है कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पे कवर होता है एंट्रेंस में, यानी क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेक्शन ए की, ठीक है, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे,
याद रखना। यानी कि जो एमकॉम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का तो छोड़ दो, एमकॉम से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे एंट्रेंस में वो आपके ये रहेंगे। इतने टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कवर जो हो रहा है ये, तो ये पूरी चीजें आपको कैसे कवर करनी यही हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्लीट सिलेबस अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस में एक चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अकाउंटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। अभी जैसे वहाँ पे आपको ऊपर मैंने बताया कि सिलेबस में जो जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके अकाउंटिंग रहेगा। 40 से 45% जो है आपके अकाउंटिंग से पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, आपको फोकस किस पे करना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। फाइनल अकाउंट और जो है डिप्रिसिएशन, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट शीट, ठीक है। इस तरह करके जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। आगे आते हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें 20-25% जो है इसका भी योगदान रहता है आपके एंट्रेंस के सिलेबस में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो जो टॉपिक्स बताएंगे इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट सिलेबस में अगर देखा जाए यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, इसमें जो है इकोनॉमिक में, ठीक है, क्योंकि 15 से 20% ये आपका भी टॉपिक जाता है इकोनॉमिक्स में से। तो डिमांड सप्लाई, ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ठीक, और बहुत सी चीजें जो है इसके अंतर्गत हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए 10 से 15% ये रहता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में 5 से 10%, ठीक, इसको आप देखोगे। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे हम ध्यान देते हैं। तो आपके कुछ मोस्ट रिपीटेड एरियाज हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे हो गया रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट शीट, अब ये देख लेना, ठीक है। ये रिपीट होते हैं हर साल, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स इसमें देखा जाए तो रैंक 1 और रैंक 2 की जो प्रायोरिटी है कि आपको पहले किस पे फोकस करना है। तो रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल जो है कॉस्टिंग, ये सब चीजों पे ध्यान दो, फिर इस पे भी आपको दिमाग लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो आपकी अकाउंटिंग का 40% आपका वेटेज रहता है, आपकी पूरे पूरे सिलेबस में मैनेजमेंट का 20%, इकोनॉमिक्स का 15, स्टैटिस्टिक्स का 15, रीजनिंग का 10%। अगर एंट्रेंस में अगर हम ये बात करें तो, ठीक है। गोल्डन रूल ये क्या कहता है आपका कि अगर आप अगर अकाउंटिंग स्ट्रांग कर लोगे तो सिलेक्शन चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी से केवल काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको एक बैलेंस में पूरा का पूरा डे शेड्यूल इसमें दे रहा हूं, और साथ ही साथ आप आज से 30 दिन के अंतर्गत क्या टाइम टेबल फॉलो करो कि आपका काम हो जाए। तो डेली शेड्यूल में आपको 8 से 10 घंटे निकालने पड़ेंगे एंट्रेंस के लिए, तब आप बेहतर एक महीने में तैयार करके टॉप भी कर सकते हो। आप सुबह उठो, सबसे पहले 6 से 8 के बीच में थ्योरी जो है आप वहां पे क्लियर करो, थ्योरी याद करने वाली काम करो। 9 से 12 बीच में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पे चीजें हैं, ठीक है, आप उसको क्लियर करो, ठीक। अब मान लो मेडिकल वगैरह रिलेटेड जो भी है आप उसको देखो। 2 से 4 में नोट्स की रिवीजन करो, अभी नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी में। 5 से 7 में एमसीक्यूज देखो, 8 से 9 में मॉक टेस्ट अपना दो या पीवाईक्यूज को अपना ध्यान दो, ठीक। अब पीवाईक्यू वगैरह सब इसमें मिलेगा। अच्छा, पीवाईक्यू देने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एक चीज क्लियर रखना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्यूरेट और एग्जैक्ट वही नहीं मिलेगा। हाँ, बच्चों को जितना याद रहता है और अलग अलग वेबसाइट पे जो थोड़ा बहुत कहते नहीं सिमिलर मिल जाएंगे, हम आपको वही अपलोड कर रहे हैं, वही आपको दे रहे हैं। तो आपको बस आइडिया देने के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, ये चीज है ना, ये चीज देखना कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मत सोचना यही क्वेश्चन ही आया था, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मॉडल पेपर टाइप का है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डे, अब मैं मतलब डे बाय डे, डे 1 से लेकर डे 30 तक का आपको मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे, टाइम टेबल। 1 से लेकर आज से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 से 5 तक के बीच में आपको अकाउंटिंग, एक फाउंडेशन, ठीक है, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन, ये तैयार करो। डे 6 से 10 में इसको तैयार करो, डे 11 से 15 में इसको, डे 16 से 19 में आप इन टॉपिक्स को तैयार करिए। अगर तैयार करेंगे तो मस्त आप ले जाओगे। इसके बाद जो है 20 से 22 में के बीच में आप इसको देखो, 23 से 24 में इंडियन टॉपिक्स को देखो, 25-26 में रीजनिंग। इसके बाद जो है 27-30 में फुल मॉक करो, रिवीजन करो। रिवीजन का देखो एक रूल होता है 1-7-21 का, 1-7-21, यानी जो आज पढ़े हो उसको एक दिन बाद फिर उसको रिवीजन कर लो, उसके बाद 7वें दिन रिवीजन करना, उसके बाद 21वें दिन रिवीजन करना। इस तरह करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेस्ट बुक की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए आपको देखो जो बेस्ट बुक मिलेगी, एडवांस अकाउंटेंसी बाय एस एन माहेश्वरी, आप इस बुक को ले सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय जैन एंड जो है नारंग, इनको ले सकते हो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय पीसी त्रिपाठी। इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक बाय एचएल आहूजा। स्टैटिस्टिक्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड गुप्ता।
ठीक, ये चीज देखो, ऐसा नहीं कि अब ये बुक मैंने लिख दिया है अब लगा खोपड़ी बनाने की भैया अब नए नए से तो कैसे पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई होगा। और अगर जो ले भी लिए तो उसको पढ़ने का तरीका है कि जो एंट्रेंस में आपके टॉपिक है केवल उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स को इन इन किताब से उठाना है, ये नहीं कि पूरी किताब का ज्ञाता बन के विशेषज्ञ बनने बैठ जाओ, सामान्य बनना है, ये केवल अपने एंट्रेंस के टॉपिक को। अच्छा, जिन जो ये किताब नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए मैं फ्री स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, आप उससे भी प्रिपेयर करो, ठीक है। अच्छा, फ्री पीडीएफ मटेरियल देखो क्या है, आप अकाउंटिंग के नोट्स जो है यहाँ से उठाओगे, आप देखो कहोगे कि भैया ऐसे कैसे, तो मैं डायरेक्ट लिंक, ध्यान दो भागना ना, भागिएगा नहीं कि मैं बता दूंगा तुरंत ही भागो तुरंत ही तुम लोग कि भैया मिल गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक पेपर भागो यहाँ से, नहीं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल ये आप जो देख रहे हो ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पीवाईक्यूज की लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, केवल आप जाके लिंक पे क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। लेकिन इतनी मेहनत किए हैं तो 10-12 बच्चों की वीडियो शेयर कर देना जो एमकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, ठीक। चलो, अब एमकॉम बीकॉम की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको एमकॉम एंट्रेंस में ध्यान देना है, मस्ट रिवाइज, यानी कि इन चीजों को रिवाइज करना। अगर आपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ये सब चीजें जो इसमें दी गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर क्लियर करना। ठीक, इसके बाद जो काउंटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी काउंटिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो टॉप स्कोरर हैं इसमें ये चीजें आती हैं, इसको आपको जरूर से ध्यान देनी है, ठीक। इसके बाद जो है बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक्स हैं, इनको जरूर पढ़ना है आपको। इसके बाद इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, इनको तैयार करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाना आराम से, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग में शॉर्टकट अगर देखा जाए तो ये चीजों को तैयार करो, ठीक। इसके बाद जो है एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हाईली एक्सपेक्टेड ये हैं, इनको तैयार करो इन टॉपिक्स को। इसके बाद जो लास्ट 7 डे रिवीजन स्ट्रेटेजी में, यानी लास्ट के जो 7 दिन बनते हैं, यानी 24 से लेकर, अगर 1 से लेकर 30 दिन है तो इसमें 24 से लेकर 30 में क्या हो जाता है, लास्ट 7 डेज आ जाते हैं, तो 24-25 दिन अकाउंटिंग का रिवीजन करो। उसके बाद 26वें दिन जो है, ठीक, यानी कि सेकंड डे जो है मैनेजमेंट का रिवीजन, फिर लास्ट तीसरे दिन में इकोनॉमिक्स रिवीजन, इस तरह करके आपको 7 दिन का प्रिपरेशन करना है। इसके बाद आते हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या अब या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एनालिसिस है, इसको ध्यान से देखो। अगर ये कर लोगे तो 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया है, 35-40% पेपर यही अकाउंटिंग आपका कर देगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स रिपीट होते हैं हर साल, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसकी रहती है पेपर में, रेशियो एनालिसिस, फाइनल अकाउंट, डिप्रेशिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, ये सब चीजें आपको पूरी तैयार करनी है अच्छे से, तब जाके नंबर सोचना कि अच्छा आएगा, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर देखा जाए बार बार पूछे जाने वाले ये टॉपिक्स हैं, इनको तैयार करो। टॉप ये याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। हमेशा जब रिवीजन को क्या बोलते हैं, रिवीजन का मतलब कैसे करते हैं, ये नहीं जो कल पढ़े उसको पूरा वापस ऐसे रिवीजन करते हैं, यानी 10 क्वेश्चन है आपने तैयार किए थे, ठीक है, अब उन 10 क्वेश्चन को केवल पढ़ोगे और आंसर दोगे। पहली बात, कुछ के आंसर बिल्कुल नहीं याद आएंगे, कुछ के आएंगे, तो जो आएंगे उनमें से भी कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, तो 2 चीज देखना है कि आंसर क्यों नहीं याद आया, ये चीज क्लियर करो। उसके बाद अगर आया भी है तो सही की जगह गलत कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और याद ही नहीं आ रहा है, यानी कि आपका जो है वहां पे सही बात है, वहां पे क्या है कि आप बिल्कुल ही आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है, तो दोनों चीज टॉपिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करके चलना है हमको। इसके बाद मोस्ट रिपीटेड मतलब इकोनॉमिक्स में जो है रिपीटेड टॉपिक्स ये रहेंगे आपके, हाईली डिमांडेड जो है इनको पढ़ो। इसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। इसके बाद जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आप इनको देखोगे, ठीक। अच्छा, आगे आते हैं टॉपिक वाइज वेटेज अगर देखा जाए, आपका अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग का 38 से 42% रहेगा, बिजनेस मैनेजमेंट का ये रहेगा, स्टैटिस्टिक, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये रहेगा। तो ये चीज अगर तुम रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स अगर इसको कवर कर ले तो 4 एरिया मास्टर कर लोगे, 70% प्लस पेपर कवर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब 2026 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहने वाले, अकाउंटिंग में ये टॉपिक्स पढ़ लेना, मैनेजमेंट में इधर, इकोनॉमिक्स में इधर, स्टैटिस्टिक्स में इधर, ठीक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के आसार है, तो इसको जरूर से पढ़ो। इन टॉपिक्स को क्लियर रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे। अब देखो, अब यहाँ 30 डे टू स्ट्रेटेजी टू क्रैक एयू एमकॉम, ठीक है। इसमें फेज 1 में फाउंडेशन डे 1 से 10, फिर डे 11, 20 और 30 तक हम आपको पहुंचाएंगे। तो 1 से लेकर 10 दिन में आपको 8 से लेकर 10 घंटे की स्टडी करनी है और फोकस आपको इन टॉपिक्स पे करना है, ठीक है। यानी डेली 80 आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं इस इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। इसके बाद जो है अगर देखा जाए
स्टडी में कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट इधर, ठीक, और डेली आप इधर 2 टॉपिक टेस्ट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो सब मॉक टेस्ट वगैरह का आप वहां से प्रैक्टिस करूँ, ठीक। इसके बाद जो फेज 3 में देखो एग्जाम, ये एग्जाम अटैक मोड का मतलब है कि एग्जाम पे आप पूरी तरीके से लग जाना है। फुल लेंथ मॉक आप देखो, पीवाईक्यू सॉल्विंग करो, वीक एरिया का रिवीजन करो, यानी कि जो एरिया आप बार बार भूलते हो, जहां के टॉपिक और कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर हो पाते हैं, इस वीक में क्या है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि 150 क्वेश्चन में स्पीड बनी रहे और एक्यूरेसी भी है। 150 में से अगर आप बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 120 130 आप क्वेश्चन सही करो। फेज 4 में फाइनल रिवीजन रहेगा आपका, ओनली रिवाइज करोगे, फॉर्मुलाज को देखोगे, शॉर्ट नोट्स को अपना देखोगे जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट को देखोगे और नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे, नो न्यू टॉपिक्स, ठीक, तो नहीं करना। और उसके बाद गोल्डन टॉपिक ऑर्डर में देखा जाए तो वीक 1 में काउंटिंग को देख लो, वीक 2 में कॉस्ट रेशियो प्लस कैश फ्लो, वीक 3 में मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, वीक 4 में स्टैटिस्टिक्स मॉक टेस्ट देखो, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो है इसे बोलते हैं हाईएस्ट ROI चैप्टर, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे चैप्टर पढ़ाई के क्षेत्र में कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा टॉपिक जिसपे आप कम समय खर्च करके ज्यादा जो है नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ROI का मतलब यही है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आपका डे 1 में रेशियो एनालिसिस होना चाहिए, कॉस्ट सीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, ठीक है। ये चीजें आप अपने डे 1 की प्रायोरिटी पे रखो कि आपको पहली प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को क्लियर कर देना है, ठीक है। अगर इसको कर देते हो तो भाई मान लो कि ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएंगे गिरती पड़ती हालत में। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया ये पूरी पूरी मैंने 32 पेज की पीडीएफ बना के आप लोग को चीजें समझा दी है। बाकी इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां लिखो, जो चीज न समझी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। आशा करते हैं कि आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी, और हाँ, इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो तो अच्छी बनाई दी मैंने, मुझे खुद ही पता है, लेकिन हाँ आप लोग कहते हैं ना कि अगर कहते हैं व्यक्ति हो या अरमान, है ना, सामने वाले को कदर ना हो तो रद्दी हो जाता है ना। तो इसी तरीके मैंने बहुत अच्छी बना दी, आप ही को नहीं समझ में आई तो सब खत्म। इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, वो बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़िए, मुझसे बात करना हो तो टेलीग्राम पे करिए, ठीक है। 1-2 बार मैसेज करना पड़ेगा, है ना, अगर आप झुक कर आप बोल देंगे तो रुक कर मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। कई लोग क्या होता है, एक बार मैसेज करते हैं उसके बाद सोचते हो गया, जब जो है 4 धाम की यात्रा से लौटेंगे तो इनको देखेंगे रिप्लाई आया है कि नहीं, ठीक है। तो उतना तो मुझे ही फुर्सत नहीं रहती है। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एक चीज हमेशा कहता हूँ, रखिए हम पर विश्वास, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।